अस्सलामुअलैकुम जी एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी। और पब्लिक मुझे कहती है सोहा अफजल। मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह। तो फौरी तौर पर इस्लामाबाद चलते हैं, इस्लामाबाद की सैर करके आते हैं क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। अस्सलामुअलैकुम हरमीत बाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपने दुरुस्त फरमाया, रात को बारिश शुरू हुई, रात की मेरे ख्याल में अब मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि दूसरी रात है, मेरी तबीयत उस तरह ठीक नहीं है। सो आई थिंक बारिश बहुत तेज़ी से शुरू हुई। और रावलपिंडी में इस्लामाबाद में तो हम बारिश देखते हैं लेकिन रावलपिंडी में कम पड़ती है। तो अब हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी में बड़ी तेज़ बारिश हो रही है और मुसलसल जो रात 3 बजे से शुरू बारिश है तो अब तक चल रही है। और अभी भी अगर हम बात करें मुख्तलिफ जो शाराएँ हैं वहाँ पे पानी आपको नज़र आएगा, लेकिन उस तरह का नहीं, क्योंकि एक तरफ तो ये जो महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि यानी आज का जो दिन है बुध का दिन, तो मुल्क के मुख्तलिफ खासकर जो पंजाब के इलाके हैं, बलूचिस्तान के इलाकों में तो मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन जो हमारे इलाके हैं पंजाब के, लाहौर, बखर, मुल्तान और ये सारे इलाके, यहाँ पे भी बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जाए। और खैबर पख्तूनख्वा में तो वैसी बारिशें हैं, वहाँ तो रुकी नहीं है। तो मौसम आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन दूसरी जानब अगर हम देखें तो अब ये बातें भी सामने आ रही हैं, ये खबरें भी आ रही हैं कि जिस तरह हम हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूँ, मैं भारत के मुख्तलिफ चंडीगढ़ की मैं बात करूँ, मोहाली की मैं बात करूँ, जिस तरह वहाँ तबाही हुई है। और वो तबाही फिर हमने ये देखा क्योंकि ये कानून है जो पाकिस्तान ने और हिंदुस्तान ने 1989 में साइन किया था। और मुख्तलिफ दरियाओं का जो रुख है, ज़ाहिरी बात है जब पाकिस्तान की तरफ अगर ज़्यादा पानी आता है तो फिर हमें स्पेल वेल जितने भी हैं पाकिस्तान की तरफ वो खोलने पड़ते हैं। तो अब ये बात इस चीज़ का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बारिश, वहाँ का जो पानी इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि अगर वो सारा पानी इधर आ जाता है तो बहुत सारे गाँव, बहुत सारे शहर। जब हम बारिश की बात करते हैं ना, तो जो जिक्र आप कर रहे हैं कि फसलें तबाह होने से, खा वो भारत का कोई इलाका हो या पाकिस्तान के वो इलाके ख़ास तौर पर जो कि भारत के साथ मिलते हैं, हम बारिश की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सूरत हाल की बात करें जहाँ हमने कहा कि बारिश के साथ इस्लामाबाद या लाहौर या पिंडी में मौसम अच्छा हो जाता है, वहीं हमें खबरें देना भी बहुत ज़रूरी होती है कि जब अब्र रहमत बरसती है तो बाज़ लोगों के लिए जहमत भी बन जाती है। मतलब हम जो आपको खबर देने जा रहे हैं वो दीवार गिरने से, आपको पता है अल सुबह जब बारिश हुई रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तो ये मूसलाधार चूँकि बारिश थी, कई इलाके ज़ेर आब आए। और अब एक खबर हमें ये मौसूल हुई है कि पेशावर रोड पर एक दीवार गिरी और उस दीवार के गिरने से 12 अफराद, एक बच्ची समेत जान भाग हो गए हैं। और अभी तक जो सिचुएशन बताई जा रही है वो ये कि वहाँ पर एक ब्रिज जो है हरमीत, उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी और उस दीवार जो है, उस दीवार की आड़ में टेंट लगाकर वहाँ के मजदूर जो कि काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट पे वो मौजूद थे वहाँ पे। और पेशावर सुहाव का एरिया है, सुहाव से जो प्रोजेक्ट जिस पे काम काफी अरसे से, और काफी दफा पब्लिक न्यूज ने इस चीज को हाईलाइट किया और उस पर काम बड़ा स्लो चल रहा था, लेकिन पब्लिक न्यूज की क्रेडिट जाता है। तो फिर हमने ये देखा कि कल जो वीडियो आई यकीन दिल दहला देने वाली थी, सीमेंट का ट्रक था जिसके ब्रेक फेल हो गए थे और फिर नीचे जो मजदूर जो काम करते, क्योंकि इस रास्ते से अक्सर हम गुजरते हैं तो नीचे जो कंस्ट्रक्शन के लोग हैं वो बैठे होते हैं, काम करते हैं, लगे होते हैं, मेहनत दोपहर के वक्त खाना खाते हैं। तो तरह ये हादसा हुआ तो उसमें आपने देखा कि बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे आसपास जो सुजुकियां थी जो आने वाली थी, क्योंकि ट्रैफिक मामूल के मुताबिक और यहाँ से कुछ गाड़ियां नीचे की तरफ गुजरती हैं तो ट्रक जैसे ऊपर से आया बड़ी तेजी से, तो उसमें भी बहुत सारी हलाकतें हुई हैं। यकीनन वो खबर भी अच्छी नहीं थी। और फिर अगर हम पेशावर में देखें तो पेशावर में आपको FC पर जो है कल वहाँ पे एक धमाका हुआ जिसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन 8 अहलकार जो थे वो जख्मी हुए। तो खबरें आसपास से जो भी मिल रही हैं यकीनन। लेकिन हरमीत आज सुबह की अगर हम बात करें, आप रात 3 बजे से बात कर रहे हैं ना, पिंडी साइड पर जो बारिश हो रही है, आपको पता है कई इलाके ऐसे जहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, फौज को भी तलब किया गया है और वहाँ पर सिर्फ उन्हें एक्टिव रहने के लिए, इसलिए कोई भी नागहानी सूरत हाल जो है उससे निमटने के लिए तैयार रखने के लिए तमाम फोर्सेस को इंडिकेट कर दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें मरी साइड की और अगर हम बात करें पिंडी साइड की, तो आपको पता है इस मौसम में बार बार आपसे कहा जाता है कि कोई प्लान मत बनाएं, प्लीज़ अपनी जान का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, उनके साथ कोई इस किस्म का प्लान ना करें कि इस तरह की बारिश में अगर आप पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं, नॉर्दर्न एरियाज जाने का प्लान करते हैं तो वहाँ पर आपको पता है स्लिपीनेस बहुत ज़्यादा है। इस वक्त अगर पिंडी ट्रैफिक चीफ की बात की जाए तो उन्होंने इस हवाले से इंस्ट्रक्शंस भी जारी की हैं, बारिश से निपटने के लिए तमाम तरह इंतजाम भी मुकम्मल किए हैं। और अगर मरी ट्रैफिक चीफ की बात की जाए तो उनका भी इस हवाले से कहना है कि डाइवर्जन्स भी लगाई गई हैं, लेकिन लोगों से फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इस चीज़ का ख्याल करें, इस मौसम में थोड़ा सा ख्याल रखें। आज सुबह जो खबर आई है
आपको याद है कि जब मरी में हादसा हुआ तो उसके बाद बड़े एक्शन लिए गए और हमारी तो इस मुल्क में एक सिस्टम रहा है कि जब तक कोई मरता नहीं, कोई बलि नहीं चढ़ता, किसी की कुर्बानी नहीं होती, तब तक हम एक्शन नहीं लेते। लेकिन अब ये मामला हुआ है कि आप जैसे ही एंटर होंगी मरी की तरफ तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती है और रजिस्ट्रेशन के बाद जब पता चलता है कि भाई इतनी गाड़ी एंटर हो गई हैं तो उसके बाद एंट्री जो है वहाँ बंद कर दी। बहुत अच्छी बात है, इंतजामिया कम से कम इस हादसे के बाद अब हमें एक्टिव नजर आती है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि भाई कोशिश कीजिए, चाहे वो घर से बाहर ज्यादा ना निकलना हो या काम के लिए आप जाते हैं, लेकिन आप आउट स्टेशन खासकर चाहे वो नीलम वैली की तरफ आप जाते हैं, गिलगित या आप शांगला की तरफ जाते हैं या मतलब जवा की तरफ जाते हैं तो किसी भी वक्त बहुत सारे हादसात का जो है आप शिकार हो सकते हैं। तो ये खबरें जो सुबह आज मौसूल हुई है यकीनन बहुत अच्छी नहीं है और इन 12 अफराद का अगर हम जिक्र करें तो ये अपनी जान की बाजी हार गए। उस दीवार के मलबे तले रेस्क्यू 1112 जो है मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ किया और मशीन्स के थ्रू जो है वो मलबे के नीचे दबे लाशों को निकाल कर अब जो है उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि 12 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए। तो इस बारिश के मौसम में पहले तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, लेकिन बिला ज़रूरत आप भी सफ़र ना करें और घर से बाहर ना निकलें और अपनी जानों की हिफाजत खुद करें। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और चूँकि हम आज के दिन की अगर बात करें तो कल से आपको पता है मुहर्रम का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा और अगर हम सऊदी अरब की बात करें और वहाँ पे आपको पता है कि नए साल के इस्लामी नए साल के आगाज़ पे ग़िलाफ़ काबा जो है उसको तब्दील किया जाता है, उसकी बाकायदा एक तकरीब होती है और पूरी दुनिया में थ्रू सऊदी टीवी चैनल्स उसको देखा भी जाता है और लोगों के बड़े दिल के करीब होती है ये तकरीब। तो कल बाकायदा तौर पर ये तकरीब हमने देखी, ग़िलाफ़ काबा को नए साल नए इस्लामी साल के आगाज़ में तब्दील किया गया। और अगर हम इस ग़िलाफ़ काबा की मेकिंग की बात करें तो आपको पता है ऑन एंड ऑफ हमारे पास ऐसी वीडियोज़ आती रहती हैं कि सोने के काम से कितनी खूबसूरती से इसको पूरा एक साल लगाकर सजाया जाता है, बनाया जाता है और हर बंदा इसमें पार्टिसिपेट करता है। हर किसी की कोशिश ये होती है कि इसमें अपना किरदार या अपना हिस्सा ज़रूर डाले। तो कल ये बाकायदा तकरीब हमने सऊदी टीवी चैनल्स पर लाइव देखी और इसके बाद आज चूँकि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मंगल से बाकायदा इस चीज़ का आगाज़ हो गया है जिसे मुहर्रमुल हराम कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कल से मुहर्रम का आगाज़ हो जाएगा और पहले 10 दिन यानी आशूरा की अगर हम बात करें और बल्कि पूरा महीना जो है वो जो भी मुसलमान हैं, मुसलमान जहाँ जहाँ बसते हैं पूरी दुनिया में अक़ीदत, एहतराम और सोग का एक समा जो कि इन 10 दिनों में इस पूरे महीने में आप देखते हैं। तो आप इसका ख़ास तौर पर एहतमाम करें जिस तरह से भी आप समझते हैं कि आपको इसका एहतमाम करना चाहिए। बिल्कुल आपने तो फरमाया कि एक तो ग़िलाफ़ काबा की आपने बात की और अगर हम वहाँ पे देखें तो दर्जनों हज़ारों लाखों करोड़ों मुसलमानों की ख्वाहिश होती है कि वो भी इस खिदमत में हिस्सा डालें और कहीं ना कहीं मुबारक काम उनके हाथों उनको भी नसीब हों और फिर वो मनाजिर भी हमने देखे। और इसी तरह अगर हम बात करें तो मुहर्रम का ये महीना है और अगर हम देखें तो कुर्बानियों से भरा ये महीना है जिसमें एक एक हिस्ट्री जब आप निकालते हैं तो आपकी जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो फिर अगर हम पाकिस्तान की बात करें, मुख्तलिफ शहरों की बात करें तो जलसे जुलूस का अहतमाम किया जाता है। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जगह जो हैं उसके लिए मख्तस की गई होती है, वहाँ से वहाँ तक जाना हो। तो सिक्योरिटी को हम देखते हैं तुम कराची से, लाहौर से, रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से और मुख्तलिफ जगहों में हमें सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट नज़र आती है। सो अब ये दिन है, इसमें भी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में फिर सिग्नल और ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी बंद कर दी जाती हैं क्योंकि जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, आदाद शुमार और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास आती हैं तो यकीनन वो उस ख़तरे से निमटने के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो कल ये तकरीब जो है बाकायदा तमाम मुसलमानों ने, पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों ने देखी और अगेन आपसे यही कहेंगे यकीनन जैसे हरमीत कह रहे हैं कि पूरा महीना जो है आगाज़ बहुत सारी कुर्बानियों से होता है। तो आपने भी जो भी बंद पड़े, जिस तरह से भी पड़े, आपने ज़रूर अपना भरपूर किरदार अदा करना है और पूरा एहतमाम ज़रूर कीजिएगा। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अब उस शाहकार का इंतज़ार जिसका हमें बेसब्री से था उसकी बात कर लेते हैं। मतलब हम IMF की बात कर रहे हैं ना, जिसकी तफसीलात और उस मुआहदे की एक डिटेल डीड जो है वो हमारे सामने आ गई है, जिसके बाद हम इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, हम इस बारे में 110% नहीं बल्कि 500% श्योर है कि यस अब उसके बाद जो बूस्ट होगा महंगाई का हर चीज़ को लेके, आप गैस की बात करें, आप बिजली की बात करें, आप बिजली के नरखों की बात करें, आप पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें और इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है जिसके बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टैक्स जो है
हम एक दूसरे को ब्लेम गेम तो बहुत खेलते हैं इस बारे में कि टैक्स कौन अदा करता है, ब्यूरोक्रेसी अदा करती है नहीं करती, सियासतदान अदा करते हैं नहीं करते, लेकिन आम आवाम तो एक टूथपेस्ट भी खरीदेगी तो उस पर टैक्स देती है। बट ऑल्दो IMF का सबसे ज़्यादा जो फोकस है, एम्फसाइज जिस मुआहदे में किया गया है वो ये है कि टैक्स नेट को मजीद वसी किया जाएगा। और इसके अलावा एक और चीज़ जो आपने देखा कि मुख्तलिफ चीज़ों में जिस तरह पैसे बढ़ रहे हैं, और अगर हम देखें तो मेरे पास कल लाहौर में आपने देखा एक नौजवान को पुल से लटकते हुए उसने अपनी जान दी क्योंकि पैसे नहीं थे, बेरोजगार था। इसी तरह कराची की मैं बात करूं तो एक नौजवान खातून थी जिसके हाथों में, जिसकी गोद में 3 साल का बच्चा था, और वो भी हालात से तंग होकर, वो वीडियो जब आप देखेंगे तो उससे लोग पूछते हैं कि क्या परेशानी है, लेकिन परेशानियां इतनी ज़्यादा थी कि उसको हल करना बड़ा मुश्किल था, तो उसने अपनी जान दे दी। फिर एक और तस्वीर जो मैंने शेयर भी की ग्रुप में, जिसमें बच्चे दूध मांग रहे थे, घर में खाना नहीं था, बिजली का बिल 17,500 था, किराएदार को किराया पे करना था। उस शख्स ने क्या किया, जहर खा लिया, बच्चों को खिलाया और अपनी जान दे दी। नौजवान मायूस हैं। फिर आप ये देखें कि पीक टाइम जो होता है बिजली का 5 से 10 बजे हुआ करता था, अब 5 से 11 बजे होगा, और फी यूनिट जो है वो 50 रुपये होगा। तो जो तब तनख्वाहदार तबका है जिनकी 50,000 रुपये सैलरी है, वो तो सिर्फ और सिर्फ बिजली के बिल देंगे, लेकिन जो उनसे नीचे हैं यानी 20,000 25,000 रुपये काम करते हैं, तो यकीन माने मेरे साथ इधर जब ऑफिस बॉय हैं उनसे जब मैं पूछता हूँ तो 15,000 25,000 उनकी सैलरी होती है, 15,000 उनसे बिजली का बिल काट दे तो वो क्या करेंगे? 10,000 रुपये में आगे क्या होगा? तो जो बैठे हैं, जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, फिर जब हम बोलते हैं तो बहुत लोग नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि टैक्सेशन 33 लाख लोग जो है सिर्फ टैक्स देते हैं पूरे पाकिस्तान के 24-25 करोड़ आवाम है, और फिर आवाम जो आम आदमी है, मैं और आप दीगर ऐसे लोग, हमसे इनडायरेक्ट टैक्सेशन की जाती है। अब उस टैक्स का क्या होता है वो भी हमें नहीं मालूम। बहरहाल आप टैक्स चोरी की बात कर रहे हैं ना, अगर हम बिजली चोरी की बात करें तो आप यकीन फायदे में IMF ने बार बार इस बात में एम्फसाइज किया कि अरबों रुपए की बिजली चोरी होती है। तो जो चीज़ हम पर IMF इम्पोज करना चाह रही है, जो चाह रही है कि हम रेगुलेट हो जाएं, हम इस चीज़ की पाबंदी करें, हम ख्याल रखें, अगर वो खुद से करें तो शायद, अगर टैक्स की बात करें, बिजली चोरी करने की बात करें, वो तमाम चीज़ें जिस पे हम अपने आप को रेगुलेट करेंगे तो शायद फिर किसी और को ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें फोर्स करने की या इन चीज़ों पर एम्फसाइज करने की। तो अपनी भी कोई इनफरादी जिम्मेदारी जो है उसको भी निभाने की भरपूर कोशिश करें। टैक्स पे करेंगे तो ही मुल्क तरक्की करेगा, और टैक्स सबको पे करना पड़ेगा, ये सबसे अहम बात है। हमने एक ब्रेक लेनी है, क्विक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो एक बार फिर से आप सबको गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम। होपफुली कि आपने अपने दिन का आगाज़ बाकायदा अच्छे अंदाज में किया होगा, लेकिन आप चेक करें कि हरमीत बाजी आज कितने अच्छे लग रहे हैं। लेकिन इसका अच्छा लगने का मकसद ये है बेसिकली कि आपने दिन का आगाज़ अगर अच्छे ड्रेस्ड अप होकर करते तो मेरे ख्याल से बिला वजह किसी रीज़न के अलावा भी अच्छे से तैयार होकर घर से बाहर निकलेंगे तो आपका दिन भी बेहतरीन गुजरेगा। सो डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ द प्रोग्राम। पहली डेली डोज आपको देते हैं। पहला डोज जो है बड़ा आर्टिस्टिक सा डोज है जो कि हमने आपको देना है। जापान से खबर है जहां पर बेसिकली धान का जो खेत है उसमें पहली दफ़ा आपने देखा होगा, हम आपको खबरें वही देते हैं जो आप पहली दफ़ा ही देखें। राइस आर्ट सुना होगा आपने, शायद ये कभी इमेजिन किया हो कि राइस आर्ट कैसा होगा, किस तरह से आप इसको देखेंगे, शायद कभी कोई पिक्चर भी देखी हो। लेकिन धान के खेतों में हरमीत बाजी जापान में पहली दफ़ा मुख्तलिफ आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने ये राइस आर्ट बनाया है, और आप देखिए देखने में ये बिल्कुल अनरियल लग रहा है। मतलब वहाँ के देखिए, जस्ट लुक एट दिस एरियल व्यू जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। आपको याद होगा इसी तरह एक और भी हमने हमारी स्क्रीन से चला था और बड़े मजे का, लेकिन इसको भी अगर आप देखें तो बड़ा मुनफरिद किस्म का है, और आर्टिस्ट अपने आर्ट से, और कोशिश होती है कि भाई वो मुनफरिद हो तो फिर कमाल हो जाता है, देखने वाले भी दंग रह जाते हैं, और कहीं ना कहीं फिर हमारी तरह टेलीविजन की स्क्रीन पर भी हम इसलिए चलाते हैं कि हमने तो देखा, जो देख बैठे हैं देखने वाले हैं वो भी देख के एंजॉय करें। और आपको पता है ये हम जो आपको एरियल व्यू दिखा रहे हैं, ऑब्वियसली जब आप नीचे करीब से अगर आप खेत की बात करें तो जब आप वहाँ मौजूद होते हैं तो एक एक पोर्शन को देखना, मतलब कभी अगर आप पूरा पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो हाथ कैसे बनाना है, फेस कैसे बनाना है, पूरा आपने पोर्शनेट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें करीब से करना कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल होती है ना। मतलब ऊपर से तो आप देख रहे हैं कि एक पहाड़ बना हुआ है, एक पोर्ट्रेट बना हुआ है, एक फेस बना हुआ है, लेकिन उसके बाल, उसकी आंखें, उसके नाक, उसके कान, ये सारी चीज़ों को बारीकी से ये तमाम आर्टिस्ट जो है ना सिर्फ उन्होंने देखा बल्कि उसको बनाया, और कहा यह जा रहा है कि बहुत एक लंबा अरसा भी लगा है इसको बनाने में। लेकिन और वो हम जो आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, देखें आपको अंदाज़ा होगा इस बात से कि छोटे छोटे लग रहे हैं आपको तमाम मजदूर जो काम कर रहे हैं इस खेत में काम करने वाले।
जो खेती बाड़ी करते हैं। ऑल्दो ये आर्टिस्ट का एक आर्ट था जो कि हमने आपको दिखाया। स्विच करते हैं अगली खबर पर। अगली खबर जो है बेसिकली वो भी आर्ट ही है मुझे लगता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप फुटबॉलर्स की बात करें तो हरमीत पाजी, पाकिस्तान समेत फुटबॉल के बहुत बड़ी तादाद में फ़ैन पिछले कुछ सालों में हो गए हैं, लेकिन दलदल के तालाब में मुनक़िदा ये आलमी फुटबॉल वर्ल्ड कप है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। मतलब आपकी पिंडलियों तक जो है वो दलदल हो और उसमें आपने फुटबॉल खेलना हो, तो आप सोचें आप कीचड़ से खेलेंगे या फुटबॉल से खेलेंगे। लेकिन दिस सीम्स टू बी लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, वैसे सुहा, वैसे कि अगर पंजाब के, साउथ पंजाब के या मुख्तलिफ इलाकों में अगर आप गई हैं ना, या फिर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ बारिशें बड़ी ज़्यादा होती हैं और फिर एक खेल, 2-3 किस्म के खेल जो है वो इस तरह खेले जाते हैं कि वो भी कीचड़ में खेलते हैं और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और गाँव के जितने भी घबरू जवान होते हैं उसमें शिरकत करते हैं। तो इसी तरह अगर इसको भी देखें तो वाकई में फुटबॉल तो है बड़ा मुश्किल, लेकिन आप फिर ये अंदाज़ा लगा लें कि दलदल में आपके पाँव फंसे हों और बड़े मुश्किल से आपने किक लगानी हो तो आधे से आधे कीचड़ जो है आपकी आंखों में और आपके चेहरे पर ही होंगे। लेकिन बहरहाल एंजॉय है, मजा ले रहे हैं लोग मुख्तलिफ चीजों का। एक खिलाड़ी जो है हरमीत पाजी बॉल पकड़कर कीचड़ में आगे भाग रहे हैं, बाकी पूरी टीम उसके पीछे भाग रही है। या तो कोई फंस गया या किसी का पाँव फंस गया इस पूरे कीचड़ और दलदल में, तो फिर आप फुटबॉल क्या ही खेलेंगे। लेकिन ये ना मुझे देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आप बड़ों को देखें, बड़े नॉर्मली बच्चों को आप ज़्यादा देखते हैं कि उनको शौक होता है कि अगर बारिश हो गई है तो बाहर चले जाएं, पानी में चले जाएं, कीचड़ में चले जाएं। बड़ों को कीचड़ में फुटबॉल खेलता देख के मुझे लगता है एक अलग ही आपको लाफ्टर आएगा जो कि हमें इस वक्त देख कर आ रहे हैं तमाम खिलाड़ियों को। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है बेसिकली वो इट्स ऑल अबाउट महंगाई। और महंगाई ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में, अमेरिका में, हर जगह महंगाई का एक ऐसा तूफान है जिसने हलचल मचाई हुई है। लेकिन अब देखिए इसका सलूशन भी बड़े सारे लोगों के पास होता है। अब एक सब्ज़ी फरोश है, सोचे उसकी क्या ही कमाता होगा, क्या ही उसकी अर्निंग होगी, लेकिन टमाटर जो है अब इस वक्त टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। जैसे हम प्याज का रोना रोते होते थे ना, वैसे अब आपको पता है हिंदुस्तान के लोग जो है वो टमाटर महंगा होने का रोना रो रहे हैं। लेकिन एक सब्जी फरोश ने टमाटरों की हिफाजत के लिए गार्ड्स रख लिए हैं और उसके इर्द गिर्द जो सलमान खान टाइप मूवीज़ नहीं होती उसमें आपको पता है जो उसमें सारे साथ ये हीरोज होते हैं। अब वो टमाटर की टोकरी उठा के घर से निकला है और टमाटर की टोकरी के आगे कैसे इस किस्म का प्रोटोकॉल है, वो टमाटर की टोकरी उठा के घर से निकला है हरमीत पाजी, और राइट एक गार्ड है, लेफ्ट एक गार्ड है, पीछे एक गार्ड है, और आगे जनाब खुद इस टोकरी की हिफाजत करते हुए अपनी दुकान पे पहुंचे हैं। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ प्याज की कीमत जब 260 और 500 तो पहुंच चुकी थी, तो फिर लोगों ने शादी पैसों के बजाय प्याज के हार एक दूसरे को पहनाए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह हमारे यहाँ तबाही फैल गई थी और टमाटर 450 और इसी तरह प्याज 500 तक पहुंच चुका था और आम सब्जियां आम आदमी की पहुंच से भी दूर हो चुकी थी। लेकिन अब वही सूरत हाल दोबारा, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान में पंजाब पूरे हिंदुस्तान को खिलाता है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ भी अगर सब्जी आती थी तो एक बहुत बड़ी मकदार होती थी। और मैं से पहले भी जितने भी लोग आते हैं, जितने भी सिख यात्री, उनसे पूछता था कि वहाँ धनिया की क्या प्राइस है, वहाँ की ये प्राइस क्या है, तो यकीनन बहुत लेस प्राइस थी वहाँ पे। लेकिन अब अगर पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे भी टमाटर जो पिछले दिनों में 50-60 रुपए का था, अब वो 160 तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पे भी अब हालात ये होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे, क्योंकि पंजाब में वहाँ पे हालत खराब है, इधर भी पिछले साल भी बहुत सारे खेत जो है वो संभले नहीं है, अब दोबारा बारिशें शुरू हो चुकी हैं, तो यकीनन इस खित्ते में महंगाई, खासकर सब्जियां जो है वो नापेद हो जाएंगी और इस तरह फ्रूट का मसला जो है वो वी आर शेयरिंग दिस टाइप ऑफ न्यूज़ ऑन द लाइटर नोट ना, कि लोगों ने गार्ड रख लिए हैं और बॉडी गार्ड जो हिफाजत कर रहे हैं टमाटरों की। लेकिन ऑब्वियसली महंगाई बढ़ने से जो चीज़ बढ़ती है वो है आपका क्राइम रेट। जब आप कमाएंगे नहीं और खाने के लिए कुछ होगा नहीं तो लोग चोरी चकारी करेंगे और उसके बाद क्राइम रेट ऑटोमेटिकली, खा वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, ये रेट बढ़ेगा। इसीलिए तो हिफाजत के लिए लोग इस तरह के काम करते हैं, जो कि हम तो ख़बर के तौर पे आपको देते हैं, लेकिन ये रियासत का एक अलमिया है। ख़ित्ते में ये चीज़ जब फैलती चली जाएगी तो फिर अल्टीमेटली रियासत को इस बारे सोचना पड़ेगा। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो पॉलिटिकल सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि मुल्क की सियासी मंजरनामे पे अब तब्दीलियां नजर आना शुरू हो गई हैं। इत्तेहादी हुकूमत के खत्म होने में, यानी मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 25 दिन बाकी रह गए हैं। लेकिन अगर बात की जाए मुशावरत की, तो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुशावरत ये जारी है कि इस दफ़ा ज़राए ये कहते हैं कि गौर इस बात पर किया जा रहा है कि हमें जो इंटरिम गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर चाहिए उसका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से नहीं बल्कि इस दफ़ा सियासत से होना चाहिए। खैर इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। और कल इसी बारे में कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं। शहबाज शरीफ जो कि हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी से कल मुलाकात भी की है। इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट, इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर कल जो अहम मुलाकात हुई है और असम्बली से तहलील होने समेत निकलने की जो बात की जा रही है, लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि मुलाकात में इस बात पर ज़्यादा गौर किया गया है कि इंटरिम गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर इस दफ़ा होंगे वो ब्यूरोक्रेसी से ना हो बल्कि उनका ताल्लुक जो है वो सियासत से हो। इसका क्या कोई खदशा है, कोई डर है, कोई खौफ है, आप क्या समझते हैं? नहीं जी, बिल्कुल खदशा है, क्योंकि जब केयर टेकर होता है वो न्यूट्रल होता है। पॉलिटिशियन कभी भी न्यूट्रल नहीं होता। तो अब आप कह रहे हैं कि जी सियासतदान वाई, देखिए ना, यहाँ तो ट्रस्ट है। आप एक दिन एक दूसरे का पेट फाड़ते हैं, दूसरे दिन आप गले मिलते हैं, तो यहाँ तो कोई ट्रस्ट है ही नहीं ना किसी के ऊपर। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे हमने देखना है कि लॉजिस्टिकली फॉर द सेक ऑफ द कंट्री कि केयर टेकर कौन आता है। केयर टेकर न्यूट्रल होना चाहिए, उसका किसी पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं होनी चाहिए, और वो बंदा काम करे 3 महीने के लिए एज अ केयर टेकर, नॉट एज समबडी जो कि परमानेंस पे काम करे। क्योंकि केयर टेकर जो होते हैं ये कई आते हैं एक एंगल के साथ कि एक या दूसरी पार्टी की तरफ टिल्ट कर जाते हैं, और फिर इलेक्शंस के अंदर उनका फायदा भी होता है, और फिर उनको ब्लेम भी किया जाता है कि उन्होंने इलेक्शन मनूवर कराए हैं और जो स्टेट के जो आपके लोग हैं उसको इस्तेमाल किया गया। सो न्यूट्रलिटी है मेन थिंग। नहीं सब जो हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा में देखा या अब पंजाब में देख रहे हैं, वहां पे हमें कोई न्यूट्रल नजर नहीं आ रहा है। जो उनसे काम लिया जा रहा है वो आपके सामने है। अब आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं खौफ है दोनों पार्टियों में, तीनों पार्टियों में, क्योंकि जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, दूसरी जानिब हमने माजी में भी देखा है कि एस्टेब्लिशमेंट का एक पेज पे सियासतदानों के साथ होना और फिर अचानक उसका फट जाना, उसमें वक्त नहीं लगता सर? ये खौफ सबसे पहले जब हम कहते हैं ना एक पेज पे होना, ये सब एक पेज पे है लेकिन मुख्तलिफ किताबों के अंदर। ये अब बात है, और बात आती है कि ऐसा ये घबराए क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। जज साहब रिटायर हुए सितंबर में, गवर्नमेंट चली जा रही है ये अगस्त में। अब ये अगस्त आती है, ये डरे हुए हैं कि शायद जज साहब को ऐसा फैसला ना दे जाए जिसके अंदर सारे इस पे मुतासर हो जाए। तो ये भी एक खतरा है इनके लिए कि जाते जाते कोई पार्टिंग शॉट ना हो जाए, जो कि मैं फील करता हूँ कि शायद एक पार्टिंग शॉट कोई हो सकती है। ठीक, आगे क्या होता है, बट ये बिल्कुल एप्रीहेंशंस हैं, और इन एप्रीहेंशंस के तहत ये फिर हर्डल हुए हैं। क्योंकि देखो ना, इस हर्डल का फायदा कोई नहीं है जिसकी हम करते हैं पीडीएम। अब पीडीएम कहाँ है, उसकी तो एग्जिस्टेंस ही कोई नहीं। एग्जैक्टली। अब इंडिपेंडेंट लड़, तो देयर इज नो पीडीएम एट ऑल। सो नाउ पीपल्स पार्टी, पीएमएल एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये 3 पार्टीज हैं। अब लाएमल क्या होना है कि ये दोनों कहेंगे कि भाई पीटीआई का कितना जोर है, पीटीआई के मुतालिक हम क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ सीटें। अच्छा ये कहिएगा, मुशावरत भी हो रही है, मुलाकातें भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी एक पेज की बात जो हरमीत और आप और मैं कर रहे हैं ना, लेकिन उसके बावजूद एक पॉइंट पर भी अभी तक नहीं पहुंच पाए। नून लीग कहती है कि 11 को हम चाहते हैं कि असम्बली तहलील हो, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं कि नहीं 8 को होनी चाहिए। तो इस बात पर तो इत्तेफाक है कि ब्यूरोक्रेसी से इस दफ़ा नहीं कोई इंटरिम पीएम लेके आया जाए, लेकिन जो डेट है उस पर अभी तक नहीं पहुँच सके। उसमें क्या कन्फ्लिक्ट लगता है आपको? डेट पे तो मेरे ख्याल कुछ साल हो गए कोई नहीं पहुंच सका। अब तो दिन करीब आ गए हैं सर। डेट करना ही बड़ा मुश्किल है सर। ये तो तारीख पे तारीख सर, तारीख पे तारीख, वो सुन लिया ना आपने, वो जज का एक आता है जो फिल्म। यस यस यस, यही तारीख पे तारीख, और यही होता रहा है। क्योंकि अब आप खुद सोचो, एक ठंडे दिल से 1 मिनट के लिए बस में इत्तेफाक नहीं किसी चीज पे कर सकते। इन्होंने मुल्क चलाने पे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं। ये डर लगता है, ये डर लगता है। देखो बहुत हो गया पाकिस्तान के साथ, ये पाकिस्तान बस सियासत नहीं है, इट बिलोंग्स टू एवरीबॉडी। ये पूरे कौम का मुल्क है, ये किसी एक पार्टी का मुल्क नहीं है। तो ये पार्टीज के अंदर इत्तेफाक ना होंगे तो नुकसान किसको होगा? अवाम को होगा। हमने सब जो एक चीज हम देख रहे हैं इस वक्त, चाहे नून लीग को अगर हम देखें, मौलाना साहब तो कल उन्होंने कह दिया कि अब पीडीएम के साथ आगे चलना मुश्किल होगा। ऐसे में नून लीग को अगर देखें सर, महंगाई है, वो गम गुस्सा भी है अवाम में, चीजें आपके सामने हैं, हल्कों में जाना मुश्किल है। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि नून लीग के लिए पंजाब में जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट ने एक नई ब्लॉक बना दी, यानी तहरीक इंसाफ से जो गए लोग थे गंगा में डुबकी लगा के चले गए। इसी तरह अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो वहां पर भी एक ब्लॉक बन चुका है पार्लियामेंटेरियन के नाम से तहरीक इंसाफ। तो मौलाना साहब को वहां पे खतरा है, यहाँ पे पंजाब पे नुकसान नून लीग का है। इसमें पीपल्स पार्टी के बड़े मौजे लगी हैं सर, कैसे देखते हैं क्या कोई मामला उधर ही सेट हो रहे हैं जहां पे?
देखें अब हम यहाँ बैठेंगे पूरे पाकिस्तान में, जब आप एनालिसिस लेते हैं और एक एनालिटिकल आप एक पॉइंट लेते हैं आगे, तो इमीडिएटली कहते हैं ये सारा नुकसान जो है PMLN ने किया है। क्योंकि आपने फोर फ्रंट पे रखा हुआ है, खुद तो कोई फोर फ्रंट पे आया नहीं है, और जब फोर फ्रंट पे नहीं आया तो PMLN को आप खराब कर रहे हो। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस, इससे हमने बालातर होकर सोचना है। PMLN को ये नहीं कि बिकॉज दे आर हैंडलिंग द इश्यूज तो आप हर चीज ब्लेम उन पर डालेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। बात ये है कि जब आप इसके अंदर आए तो सब एक ही हैं, ये नहीं है कि आप एक पार्टी को सिंगल आउट करें जस्ट बिकॉज इलेक्शंस के लिए, जस्ट बिकॉज के लिए, और वहां आप नारे लगाएं नहीं जी ये तो PMLN ने किया है। नो, ये गलत बात है। इसीलिए मैं कहता हूं ये आपकी जितनी इत्तफाकी है, और ये जो PDM है ये क्यों बनी थी? ये तो एक आदमी के सेंट्रिक के लिए बनी थी, सिर्फ एक आदमी के लिए। ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे मीर साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने का बेहद शुक्रिया। और आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि इत्तेफाक किसी एक तारीख पे नहीं होता, इस मुल्क को इकट्ठे चलाने पे आप कैसे इत्तेफाक करेंगे। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। हमारे प्रोग्राम में जिसे हम गुड मॉर्निंग पब्लिक कहते हैं, बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि हम अक्सर औकात इस तरह के सेगमेंट करते रहते हैं कि हम कोहे पैमा बुलाते हैं जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटियों की बात करें, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी की बात करें, नेपाल की चोटियों की बात करें, आप नेम ले और हमारे कोहे पैमा जो है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन हम अप्रिशिएट तो उनको करते हैं, शो में बुलाते भी हैं, उनसे चिट चैट भी करते हैं, उन्हें कहते हैं कि यू गाइज आर प्राउड ऑफ पाकिस्तान। बट ऑल दो हमने कई दफ़ा उनसे भी ये सवाल किया कि किस तरह की मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ती हैं, ज़रा उसकी रुदात भी हमें सुनाएं। लेकिन हम चूँकि अप्रिशिएट कर रहे होते हैं तो वो चीज़ें हम ज़रा कम डिस्कस करते हैं। आज प्योरली सेगमेंट में सिर्फ इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मसले हो सकते हैं, कौन मौत को इतने करीब से देखकर भी वापस आ सकता है, वहाँ पर जो मसाइल होते हैं वो क्या क्या होते हैं, शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आसिफ भट्टी एक कोहे पैमा है जो कि जुनून की खातिर पहुंच तो गए 24,000 फीट की बुलंदी पे, लेकिन वहाँ पर ऐसा फंसे कि उसके बाद उन्हें जब रेस्क्यू किया गया तो वो तो वापस आ गए, लेकिन उनकी जो वहाँ फंसने की रुदाद है, वहाँ के जो सर्कमस्टांसेस हैं, उन्हें किस तरह से टैकल किया, वो वहाँ किस तरह से सर्वाइव कर सके, ये जानने के लिए आज वो हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं, लेकिन इस्लामाबाद स्टूडियो में। सो हरमीत, ओवर टू यू। जी बिल्कुल सोहा, आपने बड़ा ज़बरदस्त इंट्रो दी और कमाल की बात आप, वाकई में ये बड़ा मुश्किल है। हमें तो लगता है कि बड़ा आसानी से, लेकिन वो शख्स जहाँ वहाँ पे पहुँचता है तो बड़ी मुश्किलात होती हैं। भाजी बहुत शुक्रिया आपका। वैसे अगर मैं कहूँ तो पेशे के लिहाज से आप उस्ताद हैं, और फिर अगर बात करें कि वो कहते हैं ना ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है, लेकिन ये वाला इश्क वाकई में बड़ा मुश्किल भी है। भाई ये बर्फीली चोटियाँ हैं, यकबस्ता हवाएं हैं, भाजी इश्क हुआ कब? और एक तरफ हम देखें आप उस्ताद, टीचर, और फिर पहाड़ों पे चढ़ने का इश्क। ज़ाहिर है टीचिंग एक प्रोफेशन है। मैं उसमें शुरू से जब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मैंने MSc और MPhil किया, और उसके बाद फिर मैंने प्रोफेशन जो है ना टीचिंग को ऑप्ट किया। तो टीचिंग के साथ साथ अब विद द पैसेज ऑफ टाइम आप फील करते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी और खूबियाँ होती हैं कि जिनको टाइम चाहिए होता है फ्लॉरिश करने के लिए। तो मेरे अंदर ये शुरू से ही था, पहाड़ों से और नेचर से मेरा जो है ना वो वास्ता रहा है। मेरे वालिद साहब की पोस्टिंग कश्मीर में थी, तो वहाँ पर मैंने 1 साल गुजारा, तो वहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया। उसके अलावा अटक से बिलोंग करता हूँ। अटक में काला चिट्टा पहाड़ है, और उस पहाड़ से हमारा जो है ना वो बचपन से वास्ता है। बचपन में ही हम घूमने फिरने के लिए जाते थे, तो एक नेचुरल सा मेरा जो है ना बिल्ट इन कैपेबिलिटी थी कि मैं पहाड़ों पे जाऊं और वहाँ पे जाके ना नेचर को एंजॉय कर सकूं। अच्छा भाजी, सफ़र की बात करें, जो सवाल सोहा का था उस तरफ आते हैं। जाहिर बात है जो मामला आपके साथ हुआ, और फिर हमने मुख्तलिफ सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पे आपको देखा, और जिस किस्म से अपीलें की जा रही थी, जिस किस्म से दुआएं मांगी जा रही थी आपके लिए, तो हम जानना चाहेंगे सर ये कितनी मरतबा आप गए हैं नागा पर्वत की, अगर मैं बात करूं, और इससे पहले भी कोई इस किस्म के हादसा हुए थे, या ये वाला हादसा जो था ये वाकई बड़ा क्रिटिकल था? नागा पर्वत की बात करें तो मैं पहली दफ़ा 2001 में गया था अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ, उनको साइट सीइंग के लिए और थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड एक्सपोजर देने के लिए गया था। तो वहाँ पे जाके मुझे फ़ील हुआ
कि ये पहाड़ ऐसा पहाड़ है कि अगर आप इसकी मोहब्बत में मुब्तला नहीं होते तो फिर आपके अंदर एस्थेटिक सेंस नहीं है। तो वहाँ पे मेरा एक जो है ना उसके साथ लगाव हुआ, फिर मेरी शादी हुई तो अपनी बेगम के साथ हनीमून के लिए भी नागा पर्वत ही गया, उसके बेस कैंप पे टाइम गुजारा, और उसके बाद अपने बच्चों के साथ मेरा आना जाना जो है ना इस पहाड़ पे लगा रहता था। तो पिछले 10 साल से कम से कम मेरा जो है ना हर साल किसी न किसी वे से नागा पर्वत आना जाना रहा है। अच्छा, जो हम बात करते हैं हमेशा हम बेस कैंप की बात करते हैं, कैंप फर्स्ट की बात करते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या तरीकाकार है और फिर इसमें गैप कितना है, और वहाँ तक फिर खाने पीने के हवाले से आप लोग क्या क्या मामलात होते हैं और किन किन चीज़ों का ख्याल भी रखा जाता है? सर ऐसा है कि जब आप किसी भी पहाड़ के ऊपर जाना होता है तो पहला काम यह है कि आप उसके बेस कैंप के एल्टीट्यूड के लिए अपने आप को एक्लेमेटाइज करना होता है। सो बाय टेक्निकली बाय एक्लेमेटाइजेशन वी मीन, क्योंकि हम इस्लामाबाद में या लो एल्टीट्यूड के रहने वाले लोग हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर और हमारा जो लंग्स हैं वो इस लो एल्टीट्यूड के ऑक्सीजन लेवल के आती हैं। तो जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ऑक्सीजन का वो इंटेंसिटी कम होती जाती है, उसकी डेंसिटी कम होती जाती है, तो उसकी वजह से अपने आप को उस एल्टीट्यूड के लिए एडजस्ट करना होता है। सो दैट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो हम जब पहाड़ के बेस कैंप पे जाते हैं तो बहुत ही ग्रेजुअली और स्लो जाते हैं, आल्दो कि हम अपनी ट्रेनिंग और फिटनेस लेके जाते हैं और हम इस काबिल होते हैं कि बहुत स्पीडीली जा सकते हैं, लेकिन अपने आप को उस एल्टीट्यूड पे एडजस्ट करने के लिए बहुत ग्रेजुअली जाते हैं ताकि हमारे लंग्स और हमारा ब्लड प्रेशर और हमारे ब्रेन सेल्स जो है ना वो उस एल्टीट्यूड के लिए टू सम एक्सटेंट एडजस्ट कर सकें। अच्छा आसिफ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने, चले ये तो वो चीज़ें हैं जो हर कोहे पैमा को जाने से पहले गाइड भी की जाती हैं, बताई भी जाती हैं, वो खुद भी सर्च करता है, अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली तैयार करता है इस चीज़ के लिए कि आई एम गोइंग टू डू दिस। जुनून के अलावा कोई और चीज़ आपसे ये नहीं करा सकता। अब आपने कहा आपको नागा पर्वत से मोहब्बत है, फिर उस पहाड़ ने भी अपनी मोहब्बत का सबूत दिया, धोखा नहीं दिया आपको। आप अगर हनीमून के लिए वहाँ गए, बच्चों को लेके गए, फिर आप वहाँ जब फंसे और फंसने के बाद जब आप वापस आए तो मैं चाहती हूँ ज़रा वो रुदाद आप ज़रूर सुनाएं, क्योंकि प्रोग्राम से पहले जब आप वो सुना रहे थे तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि वो क्या पॉइंट था जिस पर आप फंस गए और वहाँ पर उस वक्त क्या सिचुएशन थी, रेस्क्यू किया, खुद कैसे निकले, उस वक्त क्या सोचा कि वापस जाऊँगा नहीं जाऊँगा, व्हाट एल्स यू थिंक एट दैट टाइम? और साथ यही भी ऐड कीजिएगा कि कितने लोग थे, कितने साथी थे, और जो कुछ राहों में आपसे जुदा भी हुए, थोड़ा सा ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे। एक्चुअली सर बीइंग अ यूनिवर्सिटी टीचर मेरी कुछ ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो जिसकी वजह से मैं अपनी टीम जिसमें कर्नल अब्दुल जब्बार भट्टी और साथ मोहम्मद थे वो उनको मैं ज्वाइन नहीं कर सका, तो मैं उनसे तकरीबन 10 दिन के लिए लेट था। तो मैं जब बेस कैंप पे पहुंचा तो हमारा पाकिस्तानी एक्सपीडिशन का बेस कैंप ऑलरेडी इस्टेब्लिश था, तो मैंने जब उनको ज्वाइन किया तो वो एक दफ़ा कैंप 1 की रोटेशन से होके आ चुके थे, तो मैं अकेला गया, कैंप 1 पे नाइट स्पेंड की और वापस आके अपने आप को उनके मुताबिक एडजस्ट कर लिया। तो फिर उसके बाद फिर एक लंबी सीरीज़ थी बैड वेदर की, और बैड वेदर की वजह ये है कि पाकिस्तान में हिमालयन रेंज का हाईएस्ट पॉइंट इज़ नागा पर्वत। अच्छा। तो नागा पर्वत बेसिकली आपके झेलम वैली, नीलम वैली, सिरन वैली और बाकी ओशांगला और इस तरह के जितने भी एरियाज़ हैं उनके मानसून के बेल्ट को जो स्टॉप करता है वो नागा पर्वत है। अच्छा। तो नागा पर्वत के ऊपर जो है ना वो ये सारे क्लाउड्स आके हिट करते हैं और बेसिकली नागा पर्वत से बियॉन्ड मानसून का इफेक्ट नहीं होता। तो मानसून के इफेक्ट की वजह से हमें वेदर बड़ा बैड वेदर मिला, तो प्रोलॉन्ग हो गया, जिसकी वजह से हम जो है ना काफ़ी टाइम बेस कैंप पे स्टक हो गए। तो जब वेदर क्लियर हुआ तो हमने जब अपनी रोटेशन करनी थी तो एक दफ़ा मैं 5900 मीटर के करीब से होके वापस आया, तो दैट वाज द पार्ट ऑफ एक्लेमेटाइजेशन एंड नाउ आई सपोज टू बी रेडी फॉर द समिट पुश। तो जब समिट पुश के लिए गए तो फिर बहुत सारे मसाइल आते हैं, तो हम क्योंकि किसी भी बड़े पहाड़ पे जाने के लिए आप ऐसा नहीं है कि वन फाइन मॉर्निंग उठें और पहाड़ के ऊपर क्लाइंब करना शुरू कर दें। अंडर द बेल्ट यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस हम रेडी थे किसी भी अनफोर्सीन को कोप करने के लिए। बहरहाल फिर भी बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, तो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन जब चीज़ें आ जाती हैं तो वो रन टाइम आपने उनको फेस करना होता है। कैंप 3 से कैंप 4 तक जाना जो था उसमें रात में भी बड़े मसाइल का आपको सामना हुआ, क्या क्या चीज़ें थी? हम चाहते हैं कि वो और फिर उसके बाद जो खबरें आना शुरू हुई वो आपसे जानना चाहेंगे।
एक्चुअली जब पहाड़ के ऊपर क्लाइंब करते हैं तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम रात को क्लाइंबिंग करें, क्योंकि रात को ये होता है कि आप टेम्परेचर लो होने की वजह से आप इजीली बर्फ़ और आइस के ऊपर क्लाइंब कर सकते हैं। तो मैंने सारी रात अकेले सफ़र किया, क्योंकि मेरा जो हाई एल्टीट्यूड पोर्टर था उसने अपनी कुछ तबीयत की नासाजी का कहा। इवन देन उसने कहा कि आप चलो कैंप 3 से कैंप 4 तो मैं आ जाऊंगा। तो मैं उस अजम्पशन पे गया कि मेरे हाई एल्टीट्यूड पोर्टर आ जाएगा, क्योंकि मेरा इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर, मेरा फूड और मेरा स्लीपिंग बैग और टेंट सारा कुछ उसके पास था। तो मैं तो अपना पर्सनल गियर जो भी जितना कैपेबिलिटी थी मैं उठा सकता था, मैं जा रहा था। तो जब मैं कैंप 4 पे पहुंचा तो मेरे नोटिस में लाए बगैर मेरा हाई एल्टीट्यूड पोर्टर वापस बेस कैंप आ गया। तो अब उसकी वजह से ये है कि मैं उधर विल्डरनेस में था, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना खाने पीने के लिए और ना सोने के लिए। तो ऐसे हालात में दूसरा ये इशू हुआ कि रात के क्लाइंबिंग की वजह से स्नो ब्लिजर्ड चला, और फिर जब थोड़ा सा वेदर क्लियर हुआ तो मून ऑलमोस्ट फुल था, तो जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रेज का कुछ इम्पैक्ट मेरी आंखों में पड़ा। तो मैं स्नो ब्लाइंडनेस का शिकार हो गया। तो विजन मेरा इतना ब्लर हो गया कि मुझे रेड और येलो में डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो गया। तो मेरी सिचुएशन देख के जो मेरा दोस्त था क्लाइंबर इसराफील अजरबैजान से, तो उसने मुझे अपने टेंट में जगह दी, पनाह दी इनफैक्ट। तो और अच्छा, ये बात जो आप कर रहे थे कि इसराफील ना होता तो इजराइल होता, जाहिर बात है वो हाथ थाम लेके चले जाते, पर लोग सुता जाते हैं। आप जाहिर बात है एग्जैक्टली सबके साथ होगा। भाई ये जो सीन था इसमें कितने घंटे तक आपको नहीं मालूम था कि आपके साथ क्या हुआ है, और उसके बाद फिर क्या हुआ जब आपको लाया गया और बॉडी में क्या क्या चेंजेस आई, ये हम आपसे चले जाते हैं। सर ऐसा है कि जब कैंप 4 के करीब था मैं ऑलमोस्ट 80% क्लाइंब कर चुका था। तो वो स्नो ब्लिजर्ड की वजह से मेरा विजन बहुत ब्लर हो गया, मुझे डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो गया, और इवन अपने पाँव के नीचे जो फुट स्टेप्स थे या रास्ता था वो भी मैं उसको प्रॉपर नहीं देख पाया। अच्छा। तो एनीवे जब समहाउ मैनेज करके मैं कैंप 4 पहुंचा। अच्छा। तो कैंप 4 के ऊपर इसराफील ने मेरी हेल्प की, उसने मुझे कोई खाना पीना और रेस्ट की जगह दी। और वहाँ पे सिचुएशन इतनी अलार्मिंग होती है, इतने दैट इज नोन एज द डेथ जोन। तो उस डेथ जोन में उसी टेंट के अंदर एक और फॉरेन क्लाइंबर था कि जिसकी डेथ हो चुकी थी, और मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ एक डेड बॉडी पड़ी है। तो वो इसराफील ने मुझे नहीं बताई, वह सो काइंड कि मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मैं हैजर्ड से गुजर के आया हुआ था, तो उसने मुझे कहा कि जस्ट रिलैक्स, स्लीप ओवर हियर एंड टुमारो आई होप द हेल्प विल कम टू यू एंड वी विल डिसेंड डाउन टू बेस कैंप। पूरा था मतलब वो मुर्दा बॉडी जो थी उसके साथ ही पड़े रहे, पता नहीं। हाँ, वो तो जाहिर है वो सिचुएशन ऐसी होती है कि कोई सो रहा है या डेड बॉडी है, ये डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा आसिफ भट्टी साहब, एक्चुअली मैं और हरमीत ना आपकी स्टोरी इस तरह से सुन रहे हैं, स्टोरी टेलर नहीं होता, ये घर में अक्सर औक़ात आपको कहानी सुना रहे होते हैं कि ये हुआ ये हुआ, और वी कैन इमेजिन एट दैट पॉइंट कि हम इमेजिन करें कि वहाँ पर क्या सिचुएशन होगी। लेकिन आप ये बताएं कि और फिर उसके बाद आगे अगर इसराफील की बात की, उसने हेल्प तो आपकी की, वो भी वहाँ मौजूद था, आपको जब रेस्क्यू का ऑपरेशन वहाँ पे शुरू हुआ तो यहाँ पर कुछ खबरें चलना शुरू हो गई, जिसका हरमीत बार बार जिक्र कर रहे हैं कि पता नहीं वापसी होगी, खुदा ना खास्ता ये नहीं होगी, क्या सिचुएशन थी। एट दैट पॉइंट आपने क्या रियलाइज़ किया, क्योंकि जिस जुनून के तहत आप जाते हैं वो जुनून आपको आखिर तक कायम दायम रखना पड़ता है कि यस आई कैन डू इट, कुछ भी हो सकता है, वो अल्लाह पाक ऊपर है। तो वो क्या सिचुएशन थी, उसको कैसे कैटर किया, और फिर कम बैक वाला जो जर्नी था वो क्या था? एक्चुअली जब हम पहाड़ पे क्लाइंब करते हैं तो हम अपनी इमोशनल अप्रोच को बिल्कुल साइड पे रखते हैं और अपने आप को साइंटिफिक वे में डील करना होता है। अच्छा। तो वी आर अ बॉडी, ठीक है, और हमारा ब्रेन जो है ना वो इमोशन से दूर होता है। फॉर एग्जांपल जब मैं कैंप 4 पे पहुंचा और मुझे पता चला कि मेरा हाई एल्टीट्यूड पोर्टर नहीं आ रहा, तो मैं ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बैठ के रिग्रेट किया या बेस कैंप पे मैंने कंप्लेन करना शुरू कर दी। अब ये डिसाइड कर लिया कि इज नो मोर, आई हैव टू डू एवरीथिंग, दैट्स ऑल। तो फिर हमने जो है ना अपना एक डिसीजन मेकिंग बिल्कुल क्लियर एस्पेक्ट में करना होता है कि हम जो है ना वो कोई जज्बाती फैसला नहीं करेंगे। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि लास्ट ईयर मैं ब्रॉड पीक पे था, तो एंड एट ब्रॉड पीक वो 8050 मीटर की पीक है और मैं 7950 मीटर से वापस आ गया।
क्योंकि उस वक्त शाम के 4 बज गए थे और वो टाइम ऐसा था कि अगर मैं वापस ना आता तो शायद समिट तो हो जाती, लेकिन समिट से फिर मेरी बॉडी को रिट्रीव किया जाता। अच्छा सर, एक और चीज़ जो हमने देखी, आप जो बता रहे थे इससे पहले कि मैंने पहली बार सुनी इमादत के साथ, भाई आग से जलना वो तो हमने देखा, लेकिन बर्फ का जला हुआ और फिर उसके, मैं आपके हाथों आपकी उंगलियों को देख रहा हूँ, ये बिल्कुल जली हुई हैं, बिल्कुल जैसे आग से जल जाती हैं। ये क्या हुआ है और ये इसके जलती हैं और फिर क्या ट्रीटमेंट का क्या तरीका, और आप कितना इससे पहले ये उंगलियों की क्या हालत थी? नहीं, पहले तो एक नॉर्मल था कि जब मैं बेस कैंप से कैंप 4 तक गया तो जस्ट बिफोर स्नो ब्लाइंडनेस आई वाज वेरी मच एक्टिव, और मैं तो अपना प्लान समिट के लिए लेके गया था। और मेरे सामने कुछ पोलिश क्लाइंबर थे कि सुबह जब 3 और 4 के दरमियान में मैं कैंप 4 पहुंचा तो उसके पहुंचने से थोड़ी देर पहले वो समिट पुश के लिए निकल चुके थे। लेकिन जब मेरी सिचुएशन ऐसी हुई तो मैं तो खैर उसके बाद फिर मैंने कॉल ऑफ कर दी और बेस कैंप के ऊपर हेल्प के लिए कॉल कर ली। और हेल्प जो मैंने कॉल की वो सुबह 4 बजे की और शाम को 4 बजे तक कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं हो पाई। तो मीनवाइल हम बात कर रहे हैं अपने फ्रॉस्ट बाइट की। तो फ्रॉस्ट बाइट एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम कहते हैं कि आग का जला तो चंद घंटे में ठीक हो जाता है, लेकिन बर्फ़ का जला उसको चंद महीने कम से कम लगते हैं। तो ये मेरे जो फ्रॉस्ट बाइट है इट मे टेक 6 months, और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि ये रिकवर हो गई है। अगर वहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स ना करते, मेरे एक्सपीडिशन लीडर कर्नल अब्दुल जब्बार भट्टी साहब थे और उनका 20 साल का मोर देन 20 years जो है ना हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबिंग का एक्सपीरियंस है, तो वो अगर ये प्रिकॉशनरी मेजर्स ना करते तो फिर शायद जो है ना वो सिचुएशन और ज़्यादा टफ हो जाती। तो उसमें तो ये होता है कि सबसे बैड सिनेरियो ये होता है कि आपको अपनी उंगलियाँ काटनी पड़ती हैं, तो और इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। तो आपका बेहद शुक्रिया तशरीफ लाए, और आपने एक मतलब जो हमें एक रुदात सुनाई वो बहुत इंटरेस्टिंग भी थी लेकिन साथ साथ स्केरी भी थी। हम अप्रिशिएट करते हैं उन तमाम कोहे पैमा को जो अपनी जान जोखिम में डाल के सिर्फ जुनून की खातिर को सबमिट करने के लिए वहाँ जाते हैं, लेकिन इट्स नॉट एज ईजी एज पाए, क्योंकि ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। और फिर शौक़ आपने पूरा करना हो तो फिर उसका कोई मोल नहीं होता, उसमें आपकी जान भी जो है अगर चली जाए तो वो शौक़ पूरा करने के लिए मेरे ख्याल से आपको इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आपकी जान सबसे ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए। तो इन तमाम टेक्निकलिटीज़ को कीप इन माइंड रख के ये काम करने की कोशिश करें अगर आप सोच रहे हैं कि आपने काम करना है। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम कुछ अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरे प्रोग्राम में एक सेगमेंट हमारा ऐसा ज़रूर होता है जिसके बारे में बात बहुत की जाती है लेकिन बात नहीं की जाती। मतलब आज के अगर मैं स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करूँ तो मैं अमल की बात तो कर ही नहीं रही ना, हम अमल पे तो जा ही नहीं रहे कि हम तो खा किसी पंजाब में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, पाकिस्तान के किसी भी इलाके किसी भी हिस्से में रहते हैं, आपका ताल्लुक किसी भी मज़हब से है। द पॉइंट इज़ कि इस बारे में हमें पता है कि हाँ ये कुछ है, लेकिन ना इसके बारे में ज़्यादा बात घरों में की जाती है ना मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर की जाती है। बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि ख़वातीन को विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर मगर तू क्यों, ये सब बातें क्यों की जाती हैं। ख़वातीन को ये ज़रूर पता है कि इस्लाम उन्हें ये बुनियादी हक देता है कि आप अपना हिस्सा लें, लेकिन कब कैसे, और अगर आपने किसी और को हिस्सा देना है अपनी मर्ज़ी से, अपनी विल से, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, कानून कहाँ कहाँ आपकी मदद कर सकता है, कहाँ कहाँ इमदाद और कहाँ कहाँ कानून को आप इस्तेमाल करके क्या क्या तरीके से अपना हक जो है वो ले सकते हैं या फिर अपना हक किसी को दे सकते हैं। इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अली खलील एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अली कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अली थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जी बिल्कुल। अली ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बचपन से हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं और फिर इसके बारे में बहुत बात की जाती है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम उससे बात करें जिससे हमने हक लेना है। ख़वातीन का सबसे पहले तो क्या हक है जायदाद में, विरासत में, इसको एड्रेस कीजिए। जी, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपने टॉपिक की बात की ना कि हम पढ़ते हैं, उसके बाद जब इशू चूंकि हमारी सोसाइटी के जनरल इशू है और ये वो इशू है जो हमारे यहाँ तकरीबन 90% हर घर का इशू है। बिल्कुल बिल्कुल है। और मैं इसे इशू नहीं समझते, हम इस इशू नहीं, मैं तो उसके लिए वर्ड डाका यूज़ करता हूँ हमेशा। मैं कहता हूँ कि ये वो डाका है, ये वो वारदात है जो हमारे यहाँ हर घर में होती है और लीगल समझी जाती है। और मज़े की बात है कि डाकू जो वारदाती हैं ये हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद हैं और हमारे अपने ही होते हैं, हमारे खून के रिश्ते, हमारे अपने। यस एग्जैक्टली। और सगा भाई होता है बहन का, और वो या उसका जो बाप होता है वो सपोर्ट करता है बेटे को, और बेटा कल को बहन की जायदाद पे बिल्कुल ओपनली वो कब्जा करके बैठ जाता है। अच्छा अली, ग्राउंड से शुरू करते हैं। एक तो विरासत में हक कितना होता है
और कब मिलना चाहिए, ये 2 बातें। इसमें ना जनरल तो जो प्रॉपर्टी में राइट है एक बहन का वो बराबर है, यानी बाप अगर अपनी लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट करके जा रहा है तो वो इक्वलेंट शेयर करेगा बेटे के साथ भी और बेटी के साथ तो ये भी। 1/4 वाला कोई पार्ट नहीं, वो आता है विरासत में। विरासत जो होती है वो आफ्टर द डेथ ऑफ फादर होती है। जब आपकी वसीयत नहीं, नो वसीयत इज समथिंग एल्स। जब आपकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद उसकी जो बाकी तरीका रह गया वो जब तकसीम होगी औलाद में, तो वो उसका जो कुरान ने रूल और उसके बाद हमारे अल्लाह ने मुतय्यन किया कि बेटे को डबल मिलेगा, बेटे को हाफ मिलेगा। लेकिन वो तब है जब आपकी डेथ हो जाएगी। अदरवाइज अगर वो लाइफ में अपने डिस्ट्रीब्यूट करके जा रहा है वो बेटे बेटी को बराबर देके जाएगा, इक्वल देके जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ इक्वल देना तो बहुत दूर की बात है, हाफ भी बहुत दूर की बात है, 10% भी नहीं दिया जाता। हरमीत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वैसे ही। हरमीत आपको आवाज़ आ रही है? बात दुरुस्त है। बड़े ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे सामने हमने आसपास भी देखी हैं, अगर हम देखें। लेकिन पाजी आपसे जानना चाहेंगे कि जो रेशो है पाकिस्तान में वो कितनी है, कितनी ख़वातीन को विरासत में जो है वो कहीं ना कहीं हिस्सा मिल जाता है और बहुत सारी ख़वातीन जो है दर बदर की ठोकरें खाती हैं? सर इस पर जो लास्ट सर्वे था वो था 2021 तक का। उसके अकॉर्डिंगली 90 to 95% जो ख़वातीन है वो महरूम रहती हैं, उनको जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता। और इसमें 90 to 95% में वो लोग भी शामिल हैं जो यहाँ तो बिल्कुल देते ही नहीं है बेटियों को, या अगर देते हैं तो पूरा नहीं देते जो निसाब के मुताबिक है, यानी कि निसाब जो मुतय्यन कर दिया कि उसके अकॉर्डिंगली नहीं देते। उनकी कोशिश होती है फॉर एग्जांपल अगर बेटे को 5 करोड़ की प्रॉपर्टी आ रही है, बेटी को 10, 20, 30 लाख रुपए मैक्सिमम दे दिया जाए और उसके बाद उसको यानी कि उसका मुंह बंद हो जाए जस्ट, और एक फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए और अपने आप को उनकी तसल्ली हो जाए कि हमने प्रॉपर्टी दे दी है। अदरवाइज ऐसा कंसेप्ट नहीं, इससे हक अदा नहीं हो जाता। और हम ये कंप्लीट है कि 2021 तक ये कंफर्म है। अच्छा सर, एक और चीज सोहा आपने भी देखी होगी, अली भाई आपने भी देखी होगी कि दावे बहुत किए जाते हैं, आम लोगों की जानिब से कहा भी जाता है कि भाई हाँ हम तो विरासत में हिस्सा जो है बहनों को दे ही देते, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मेजॉरिटी में आपसे जानना चाहेंगे कि किस किस्म का, कौन सा ऐसा तबका है जो ज्यादा जो अपनी विरासत में अपनी बहनों का ख्याल नहीं रखते? हरमीत भाई अगर मैं तबके की बात करूं तो बिलीव मी कि इसमें क्या लिबरल, क्या दीनदार, क्या देहाती, क्या शहरी सब मुलव्विस हैं। जिसको जहाँ मौका मिलता है उसकी कोशिश होती है कि बहन को, बेटी को किसी तरह इससे हिस्सा ले लिया जाए। इवन बिलीव मी कि भाई सीधी धमकियाँ देते हैं और उनको ये चैलेंज कर दिया था बहनों को, अगर आप जायदाद में से हिस्सा ले लेंगी तो कल को आपसे मिलना जुलना खत्म हो जाएगा, ताल्लुक खत्म हो जाएगा। या उसको बहन के बारे में बहुत सारे नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, ऐसे हैं कि जो इधर नेशनल टीवी पर बैठ के अदा नहीं कर सकता, ऐसे अल्फाज मेरे सामने मैंने देखा कि अदा किए जाते हैं और धमकियाँ दी जाती हैं एक तरह की। अच्छा अली, धमकी से अब एक चीज़, कानून यहाँ मौजूद है, बशर्ते कि उसके कानून के और उसके इस्तेमाल के बारे में आपको पता हो। अब जो मुतासरीन है जिन्हें हिस्सा नहीं मिला भाइयों की वजह से, बाप की वजह से, किसी भी वजह से, अब उन मुतासरीन के पास क्या क्या हकूक है कानून के मुताबिक जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि कानून इस बारे में इस टाइम पाकिस्तान बहुत सख्त है और कोर्ट्स का भी इसमें पूरी कोशिश है कि ऐसे केसेस भी हमने देखे जिसमें 40 साल पुराने, 50 साल पुराने इंतकाल भी टूट गए हैं, जहाँ कोर्ट्स ये ऑब्जर्व करती हैं कि 50 साल पहले चाहिए इंतकाल हुआ था लेकिन इसमें बहन को महरूम कर दिया गया था और ये फ्रॉडेंटली इंतकाल पास किया गया था फादर की तरफ से भाइयों जिस तरह मिलजुल कर, तो 50 साल पुराने भी टूट जाते हैं। तो एक तो उनके पास ये है कि वो सिविल कोर्ट्स में जाएंगी। सेकेंडली हमारे यहाँ एक फेडरल पर्सन, उसके बाद पंजाब में पंजाब अबर्ट्स पर्सन कायम कर दिया गया जिसका स्पेसिफिकली काम ये है कि वो खवातीन को वरासती हकूक के लिए काम करता है और इसका तरीका नो डाउट बहुत अच्छा, और इस टाइम तो बड़ी स्पीडली ये काम अल्हम्दुलिल्लाह के चल रहा है। और अब ये लोगों को शऊर आना शुरू हो गया कि अगर नहीं देंगे तो हम ये डाकू कहलाएंगे और ये पता चलना शुरू हो गया। अच्छा, एक डाकू है जो खुद बन जाते हैं, एक है जिन पे फिर अब है तो डाकू ही ना, मतलब बहन भाई जो भी है आपके, अब जो आपका हक ले रहे हैं, बाज़ औक़ात बहनें या तो अच्छे घर में चली जाएं इस वजह से, या फिर प्रेशर में आ जाए इस वजह से अपना हक खुद भी दे देती हैं। उनके लिए कानून क्या कहता है या क्या उसके लिए तरीक़ाकार है कि अगर आप खुद से अपना हक अपने भाइयों को देना चाहें? मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर तुम्हें टू द पॉइंट बात करूँ जैसे वो दे सकती हैं, लेकिन आप सोसाइटी की रियलिटी की बात करें तो बहनें खुद देती नहीं है। आज के ज़माने में कौन देता है? बंदे को ज़रूरत है, बहन देती नहीं है, वो उनको उसको मजबूर कर दिया जाता है कि आप छोड़ दें, चाहे वो धमकी की सूरत में प्रेशराइज किया जाता है, उससे इस तरह की बातें की जाती हैं कि वो समझती है कि मेरी इज्जत, मैं अपनी इज्जत बचा लूं और यही बेहतर है कि मैं छोड़ दूं, अपना हक छोड़ दूं, तो अपनी इज्जत बचाती है। अगर आपको याद हो तो हमारे यहाँ एक बड़ी जनरल बात की जाती थी कि जी हम अपनी बहनों बेटियों के घर से पानी तक नहीं पीते, हमारी कौम में आप बात तो जमीनें खा जाती हैं। तो ये अजीब एक मंतक है कि हमारे यहाँ जो इज्जतें हैं वो बेटियों के हाथों में और जायदाद बेटों के हाथों में।
तो ये मंतक मुझे अपनी कौम की आज तक समझ में नहीं आ सकी क्या मंतक। अली भाई एक और चीज़ सोहा, बल्कि ये फैमिली मैंने खुद देखी है, मैंने उस खातून को काम करते देखा है, फिर उसने अपने छोटे भाई को बड़ा किया, पढ़ा लिखाया, लेकिन फिर जब वक्त आया बहुत सारी चीज़ें उस खातून ने की, लेकिन जब वक्त आया तो उसने उस बच्चे ने जो है वो जवान होकर कब्जा कर लिया। अब वो खातून आज भी दर बदर की ठोकरें खा रही है। क्या किया जा सकता है? सारी ऑनरशिप एक खातून के पास और फिर अचानक दावा किसी और कोई और कर लेता है। क्या इसमें ये जो केसेस हैं बाजी, क्या इसी तरह पाकिस्तान के जो दीगर केसेस है, जो इस तरह 50,000 केस लटके होते हैं और फिर 1947 के केस आज आते हैं, और जिस तरह मुशर्रफ साहब का केस जो है उनके मरने के बाद दोबारा भी सुनवाई उसकी हुई है, तो क्या इसी तरह लटकते रहते हैं? ऐसे कोई रिलीफ जल्दी मिल जाता है? इसमें जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि अब टाइम इतना नहीं लग रहा। अब तो कोर्ट्स ने इसको, स्पेशली हमारी CPC में अमेंडमेंट्स आई, उसके बाद के टाइम कोर्ट्स में अब इतना नहीं लग रहा कि उसको सालों साल तक लगेगा, मैक्सिमम 5-6 माह या 1 साल तक इसको नीचे से फारिग हो जाते हैं अगर आगे कोई अपील में जाता है। लेकिन अब जो ऊपर जाते हैं यानी सुप्रीम कोर्ट तक, अभी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा खूबसूरत फैसला था जिसमें भाई की हौसला शिकनी की गई कि एक तो वो उसने हिस्सा नहीं दिया, उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके आया तो उसको बल्कि फाइन भी किया। इसके साथ एक बहुत अच्छा जो काम वो ये हो गया कि हमारे यहाँ जो क्रिमिनल लॉ है उसमें भी इसको शामिल कर दिया गया। अगर आप PPC 498A जो हमारा सेक्शन उसको शामिल किया गया, उसमें ये है कि अगर कोई भाई अपनी बहन को विरासती जायदाद में से महरूम करता है तो उस भाई पे FIR हो सकती है, उसको 10 साल तक कैद होगी, 10 लाख रुपए जुर्माना होगा, उसके बाद उसको हिस्सा फिर भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो सजा है वो तो इस चीज़ की है जो उसने नहीं अदा करा, जो मुकर्रर था। अच्छा अली, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब देखिए ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, हम स्क्रीन पे बैठे हुए हम कर सकते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, वी आर नॉट सफरिंग फ्रॉम दीज काइंड ऑफ कंडीशंस। ये जो आपने FIR की बात की ना, अगर कोई बहन जाके अपने भाई पे FIR करा दे, क्लेम कर दे, तो ख़ानदान, मुआशरा, सोसाइटी ये तो भाई से लड़ रही है कि इसको खून प्यारा नहीं है, इसको अपना हिस्सा प्यारा है या इसको पैसे प्यारे हैं। ये वो टाबूज है जो हमें सुनने पड़ते हैं। और उसके अलावा एक और चीज़ को मैं चाहती हूँ आप एड्रेस करें, कानून को चकमा देने वाले भी 1001 मौजूद है, जो बहनों का या भाइयों का या बाप का उसका हिस्सा बड़े आसानी से क्लेम कर देते हैं कि तो हमारा है। इस पे जो है वो क्या कानूनी पेचीदगियां हैं? ऐसे में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उस पर तो मैं ये आंसर करूंगा कि देखें, अगर एक बहन अपने, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने देखा है कि बहन डायरेक्टली कोर्ट्स में नहीं जाती, उसकी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि मैं अपने भाई को रिक्वेस्ट करूँ या किसी से कहलवाऊं, बहुत सारे वास्ते डालती है। जब वो भाई उस पर अकड़ जाता है कि नहीं मैं नहीं अदा करूंगा, जो होता कर लो, फिर वो मजबूरी में कोर्ट में जाती है। अब अगर वहाँ पे हम बहन को वहाँ पे बुरा कहना शुरू कर दें, हमें तो हौसला शिकनी करनी चाहिए उस भाई की, जिसकी वजह से मजबूर होकर बहन को अपना लीगल राइट लेने के लिए, लीगल और शरई राइट लेने के लिए कोर्ट में जाना पड़ा है। नौबत क्यों आई? अगर भाई पहले अदा कर दे कानून के मुताबिक, बाप ही अपनी लाइफ में इस तरह से बराबर शेयर तकसीम करके जाए, तो कोर्ट्स तक जाने की नौबत क्यों आए? अच्छा इसको एड्रेस करें सबसे पहले, बिकॉज आपकी बातों से बातें निकल रही हैं। वसीयत हो, उनकी ज़िंदगी हो, वालिदैन को कितना इस मामले को कॉन्शियसली सोचना और देखना चाहिए कि आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके जाएं तो कन्फ्लिक्ट हो ही ना खानदानों में। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पूरी नेशन से, आपके तवज्जुह से देखें कि हमारी एक बहुत बड़ी जो कमाई होती है वालिदैन की, उनकी औलाद होती है। कल को जो हमें बुरा लगेगा कि हमारी बेटी हमारा नाम उठाकर कोर्ट्स में ले गई है, हम पहले ही बराबर तकसीम करके जाएं। सेकेंडली, अगर हम इसको, क्योंकि हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, अगर 95% तकरीबन पॉपुलेशन यहाँ पे इस्लामिक, अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कुरान ने इस पर इतनी सख्ती से हुक्म दे दिया जहाँ पे विरासत की बात आई है कि ये हदूदुल्लाह के करीब मत जाओ, और जो इसकी खिलाफवर्जी करेगा उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है जिसमें वो हमेशा रहेगा। कुरान में आ गया, उसके कानून में आ गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको डिफाइन कर रहा है, लॉ इस पे इतने स्ट्रिक्ट हो गए, क्रिमिनल लॉ में इसका आ गया। तो अगर यानी अभी भी हमें शर्म नहीं आ रही और हम समझते कि हम बच जाएंगे, बेटी माफ कर देगी, कल को यहाँ वो छोड़ देगी। भाई एक चीज जो मैं चाहता हूँ कि सोहा ने सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल है, जो मैं चाहता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं कम से कम उन तक ही पहुंचे। बल्कि जाहिर बात है बहुत सारी चीजें हमारे आसपास, हमारे आस पड़ोस में भी निकलती हैं, बल्कि हमारे रिश्तेदारों की बात मैं कर लेता हूँ कि उसमें जो बहनें हैं उनको हिस्सा भी मिल गया, उनके घर भी बनाए गए, सब कुछ हुआ, और लेकिन उनके वालिद साहब ने जो तकसीम थी वो नहीं की, और उसके बाद उनके बेटों ने बहुत कुछ कमाया, लेकिन अचानक जब उनकी डेथ हुई तो वो जो लड़ाइयाँ खानदानी वो दोबारा शुरू हुई हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जिस बहनों ने हिस्सा लिया है, अब दोबारा विरासत में की तकसीम नहीं हुई है, तो फिर ये मामला कैसे कोर्ट में जाता है और इसका क्या होता है? हरमीत भाई, अगर आप इसको रियलिटी पे चेक करें ना, आपको ऐसा केसेस बहुत कम नजर आएंगे यहाँ पे बहन ने हिस्सा लेने के बाद दोबारा जाके दावा किया हो।
या दोबारा मुतालबा कर रही हो, आपको ऐसे केसेस तकरीबन ना होने के बराबर नजर आएंगे। ये भाई ही होता है जो डबल अपना लेने के बाद जब उसका राजी नहीं होता वो बहन की तरफ फिर दोबारा चल पड़ता है और वो कहता है ये एक रियलिटी है। अभी तक मैंने ऐसे केसेस नहीं देखे या ना होने के बराबर तकरीबन के बहन को मैरिड पर उसका हिस्सा मिल गया हो, उसके बाद वो कुछ सालों के बाद दोबारा कह के मैंने लेना है, ये मैं नहीं मानता। अभी तक मेरी ऑब्जर्वेशन में एक भी केस बिलीव मी कैसे लेकिन अली बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद है जो कानून को चकमा देने के लिए बाकायदा तौर पर उनके पास एक प्लान मौजूद होता है जिस पर वो काम करते हैं, तो कानून को भी चैलेंज कर देना, तो ये इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन एक क्विक सी ब्रेक लेने के बाद वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यू जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात कर लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जो कि ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिसेस हैं हमारे मुआशरे में। अली इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा कि ज़्यादातर देखने में ये भी आता है कि जब एक बेटी की शादी होती है तो ऑब्वियसली आजकल रुझान है, चूँकि जहेज़ का कॉन्सेप्ट इस्लाम में तो इस तरह से नहीं है, लेकिन हम जहेज़ में गाड़ियाँ भी दे रहे हैं, घर भी दे रहे हैं, हम फर्नीचर भी लग्जरियस से दे रहे हैं और हर चीज़ बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स जाके कर रहे हैं। तो अक्सर ये भी क्लेम किया जाता है कि आपके जो हिस्सा था विरासत में उसका तो सब कुछ बेच बाच के हमने आपको जहेज़ दे दिया। सो ये क्या इस पे फॉल करता है? अच्छा देखेंगे यहाँ पे हम एक मज़े की बात है कि डबल क्राइम करते हैं, एक तो जहेज़ दे रहे हैं, दूसरा उसको महरूम कर रहे हैं। हाँ। ये तो हम डबल क्रिमिनल बन गए। एक बात, दूसरी बात ये कि अगर हम बेटी की शादी पे अखराजात कर रहे हैं तो बेटे की शादी हमारे यहाँ कौन सा सिर्फ मस्जिद में जाके होती है। हाँ, तो बेटे की शादी धूमधाम से होती है, वहाँ पे वली बनाते हैं और बहुत सारे वलीमा, ये बहुत सारे अखराजात हैं, बल्कि ज़्यादा लैविश होती है। तो बेटे की शादी पे तो अखराजात करते हैं ना, तो कभी हमने एनालिसिस निकाला कि बेटे की शादियाँ बराबर करके तो हिस्सा निकाल दें और बेटे को भी आप अपनी प्रॉपर्टी में से शादी करो, बेटी को कहें कि आप अपनी प्रॉपर्टी में शादी, फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन हम बेटे की शादी करके कहें कि हम बरी जिम्मा हो गए हैं और बेटे की शादी करने के बाद हम कहेंगे बाकी प्रॉपर्टी बाप की है। अच्छा, ये बीइंग एन एडवोकेट आप बताएं कि किस तरह के केसेस आप फेस करते हैं ज़्यादातर अगर कानून को चकमा देने की बात आती है, तो किस तरह के लोग मैनिपुलेशन करते हैं? और पाकिस्तानी है ना, हम कहते हैं कि शायद ये आज फ्रॉड शुरू है, आज से नहीं है ये। अगर आप आज से 30, 40, 50 साल पीछे से भी देखें तो विरासती जायदाद के मामले में शुरू से ही फ्रॉड चलता आ रहा है। जनरली इसका तरीकाकार जो अपनाया जाता है फ्रॉड का वो ये होता है कि जब बेटी को पहले तो आज से 30 साल पहले तो कंप्यूटर सिस्टम नहीं था, वहाँ तो ना FRC का कोई ऐसा सिस्टम था कि जिसमें कोई कंप्यूटर सिस्टम आता था, तो शो ही नहीं करवाया जाता था कि बेटी है। सेकेंडली क्या होता था कि बेटी को एक डिक्री फाइल की जाती थी कोर्ट में, बेटी को उसमें डिफेंडेंट साइड पर रखने के बाद एक्स पार्टी उसको डिसाइड करवा लिया जाता था और कहा जाता था कि बेटी ने जाकर कोर्ट में, या बेटी अपीयर ही नहीं हुई लिहाजा भाइयों को दी जा रही है, और बाप और बेटे मिलकर इस तरह ये फ्रॉड करते थे और कानून को सहारा लेते थे फ्रॉडेंटली। तीसरे इसमें तरीकाकार वो ये होता है कि बेटी को मजबूर किया जाता है, जब रजिस्ट्रार के पास जाके बयान दे रही है उसको तो पता नहीं होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, या सॉरी रजिस्ट्रार को नहीं पता होगा कि किस सूरत में आ रही है, वो उसके सामने बयान को खुशी खुशी देगी, लेकिन बैक पे वो क्या अनासिर हैं जिसने उनको उसको मजबूर कर दिया कि वहाँ जाके बयान दे। कानून वहाँ पे नहीं देख रहा होता, लेकिन वहाँ पे फ्रॉड हो रहा होता है। एक लास्ट भी बात करूँगा, वो ये है कि एक बड़ी जनरल प्रैक्टिस ये है कि बाप की डेथ के बाद प्रॉपर्टी को सेल कर दी जाता है, भाई सालों साल उसको फ़ायदा उठाते रहते हैं और 20, 25, 30 साल के बाद जाकर उनको ख्याल आता है, या बहन अगर मुतालबा करे दरमियान उसको पहले लटकाते हैं, उनको खुद ख्याल आ गया कि वो हमने तो हिस्सा भी देना था, वो फिर क्या करेंगे पुराने रेट के साथ उनको कोशिश होती है कि वही देना पड़े ताकि वो पुरानी रेट में उसको फ़ायदा हमने उठा लिया प्रॉपर्टी का। हालांकि कानून इस बारे में बड़ा क्लियर है कि हम मौजूदा रेट लगवाएंगे जो सराउंडिंग की प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंगली देंगे, और जो ऐसी प्रैक्टिस में जो उसको बहन को जितना हिस्सा दिया जाता है, बिलीव मी कि इतना तो उस प्रॉपर्टी का रेंट इससे ज़्यादा हो जाता है, वो रेंट तक नहीं दिया जाता। और बहनों को भी आमतौर पर नहीं पता होता कि अगर भाई प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते रहें तो वो अपने दावे में उसके साथ ही रेंट का भी मुतालबा करेंगी कि जो उन्होंने इतने सारे प्रॉपर्टी इस्तेमाल की उससे फ़ायदा उठाते रहे हैं, तो मेरा उसमें रेंट है या ज़मीनों पे जिसको आमतौर पर ठेका कहा जाता है, तो उसका भी मुतालबा करें, तो उसके बस उसके बराबर अमाउंट एक तरह की पे कर दी जाती है। जी हरमीत। अच्छा अली भाई, एक और चीज़ जो आपने बात की मुझे बहुत अच्छा लगा कि अल्लाह करे हमारी अदालतों का सिस्टम इसी तरह तेज़ हो। हम देखते हैं शहरों में ख़वातीन जो है पढ़ी लिखी भी है, समझती भी हैं बहुत सारी चीज़ें। दही इलाकों में अगर हम जाएं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी बहनें जो है एक तरफ तो मॉब भी कर देती हैं, लेकिन बहुत सारे हम ऐसे ख़ानदानों को हमने देखा है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, चाहे बेटे हों या उनके जो हस्बैंड हैं, वो भी उकसाने पे आ जाते हैं कि नहीं आपने जायदाद लेनी है। लेकिन ऐसे में दही इलाकों में ख़वातीन को नहीं मालूम होता क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, कैसा आसान प्रोसेस है कि वो भी आके अपने जायदाद के लिए वो कम से कम दरख्वास्त दे के कुछ। सर देखें, आज के दौर में सोशल मीडिया, मैं समझता हूँ कोई ऐसा गाँव नहीं जहाँ पे नहीं पहुँचा हुआ, टेलीविजन कोई ऐसा गाँव नहीं है पाकिस्तान में। चलिए सर, उसके अलावा आप ये देखें कि लॉ जो है वो इक्वली प्रिवेल करेगा ना, सबके लिए बराबर है। आप ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के शहरों में लॉ होगा और देहातों में लॉ की इम्प्लीमेंट या लॉ का कंसेप्ट नहीं है, लॉ तो सबके लिए बराबर है। और ये जो मैं फ्रॉड्स की बात करूँ, ये देहातों से ही होते हैं,
तो ज़्यादातर वहाँ पे होते हैं, बिल्कुल वहाँ पे ठीक होते कह हैं रहे हैं। ज़्यादातर। अच्छा, तो अगर conclude फ्रॉड कीजिएगा फ्रॉड करने वाले मौजूद हो जिनके साथ हो रहा है, वो उनको भी पता है। सिर्फ मसला ये है कि वो डरती हैं आवाज़ उठाते हुए, तो उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए अगर कोई आवाज़ उठा रही है, ना कि उनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। हौसला शिकनी करेंगे दूसरे नासिर की। और अली, यह बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि आपको सिर्फ कुछ नहीं, ज़्यादा सिर्फ पता होना कि आपका हक क्या और आप किस तरह से ले सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच अली फॉर बीइंग हियर। आपसे लेनी इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।